अलग अंदाज, अलग रूप, ओ माय गॉड, हमारा प्रोडक्शन कंपनी थी एंड हमने प्रेजेंट किया था। लेकिन इस फिल्म में क्या अलग लगा, क्या खास बात लगी? इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है एंड वेरी अपीलिंग एंड आई थिंक इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट फिल्म। देश में जो हालात चल रहे हैं उसको देखते हुए इस किस्म की फिल्में बननी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म, वेरी एसेंशियल फिल्म रहा। जी जी। अनु भाई, मतलब जो लास्ट प्रोमो का देखा, मतलब एक बार फिर से दोहरा, याद है वो कि याद है वो, मतलब वो जहनी तौर पर कितनी बार इन्होंने रिहर्सल की होगी आप लोगों ने उस चीज़ के लिए? रिहर्सल तो मुझे करनी थी, वही थोड़ा करनी थी। अरे सुनने की भी रिहर्सल हो सकती है, बाप रे बाप, कितनी देर तक, मतलब ऐसी खालिश उर्दू। इसका जो जिस्ट है वो मैं 4 लाइन नज़र कर रहा हूँ आप सबको, हिंदुस्तानी आवाम को, समाज को, हमारे देश को। अब तो मज़हब कोई ऐसा भी चलाया जाए, अब तो मज़हब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। क्या बात। अब तो मज़हब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। आग गंगा में भी है, जमुना में भी है, झेलम में भी है। आग गंगा में भी है, जमुना में भी है, झेलम में भी है। कोई बतला दे कहाँ जाके नहाया जाए। अब तो मज़हब कोई ऐसा भी चलाया जाए। इकबाल की एक बहुत पुरानी एक अशार है कि मस्जिद तो बना दी पल भर में ईमा की हरारत वालों ने। मस्जिद तो बना दी पल भर में ईमा की हरारत वालों ने। ये दिल जो पुराना पापी था बरसों में नमाजी हो ना सका। ये जिस्ट है हमारी फिल्म का। और जैसे परेश भाई ने आपसे कहा कि बहुत ज़रूरी है इस तरह की फिल्म सामने आए। आप बहन मल्लिका शेरावत को भी दाद दीजिए, लेकिन हम लोगों के एफर्ट को भी थोड़ा सा। बहन ने बहुत अच्छा काम किया, देखी मैंने कल फिल्म। बहन ने हाँ बहुत। क्या है, हमेशा जब मैं फवाद से मिलता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये इतना इस तरह क्यों बिहेव कर रहा है जैसे मैं इसको झापड़ मारने वाला। और मुझे लगा कि ये ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि एक संजीदा बात कह रही है इन इट्स टोटलिटी। हालांकि अप्रोच मज़ाहिया है इसका
और मैं इस बात में विश्वास करता हूँ कि अगर कोई भी गहरी बात जो आपके दिल को छूती है, वो अगर आप सुनने वाले तक पहुँचाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो सुनने वाले का ध्यान अपनी तरफ करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से ह्यूमर से बेहतर कोई तरीका नहीं है टू विन दी ऑडियंसेस अटेंशन। जाने भी दो यारो, 30 साल से भी ज़्यादा हो गए बने हुए, लेकिन आज भी लोग उसको देखते हैं और पसंद करते हैं। हालांकि उस वक्त हम सबको लगा था कि ये बहुत ही बेवकूफ़ी की फिल्म बन रही है, लेकिन ओवर द इयर्स हमें पता चला कि उसके वर्च्यूज़ क्या थे। मैं इस फिल्म को उस कैटेगरी में डालूँगा। और जहाँ तक भगवान में विश्वास करना का या ना करने का जो सवाल है, इसका तो डेफिनेटिव जवाब आइदर वे कभी भी नहीं दिया जा सकता। तो उस बारे में सोचना ही फिजूल है मुझे लगता है। मुझे लगता है आपको अपने ज़िंदगी के साथ अपने इक्वेशंस ढूंढने चाहिए और उन्हीं के साथ आपको जीना चाहिए। भले ही वो इक्वेशंस आपको आपका रिलीजन जो आपको बचपन से सिखाया गया है वो देता हो, या आप जिस डिसिप्लिन में हैं वो देता हो, या किसी गुरु से मिलें या जहाँ से भी मिलें। बट ये बात तो सच है, जैसा कि परेश ने कहा कि हमें बांटने का काम जो है वो रिलीजन ने बहुत ही सक्सेसफुली किया है हज़ारों सालों से। चलिए साथ ही साथ मैं स्टेज में बुलाना चाहूँगा फिल्म के डायरेक्टर फवाद खान के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। हाँ, कॉन्फिडेंस के साथ आओ जरा। यस, अजीत अंधारे साहब, सज्जाद साहब, सज्जाद चुनावाला, शारिक पटेल। हम लोग फोटो लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे। देखिए, जैसे नसीर साहब ने बताया कि जो फिल्म का जो ज़रिया है लोगों की अटेंशन लेने का, वो मज़ाहिया है। तो अगर उस हिसाब से देखें तो जो किरदार निभा रहे हैं परेश जी, धर्मपाल त्रिवेदी, राइट? धर्मपाल त्रिवेदी, आई गेट कंफ्यूज बिटवीन त्रिवेदी त्रिपाठी। सो धर्मपाल त्रिवेदी, सो धर्मपाल जो है वो धर्म संकट में पड़ जाते हैं, तो क्लियरली इसीलिए धर्म संकट नाम है। बट जैसे इन्होंने ऑल्सो इन्होंने और भी बताया कि भाई बड़ी संजीदगी वाली बात कही है फिल्म ने, तो धर्म संकट का जो दूसरा मतलब ऑफ कोर्स निकलता है वो बात भी। तो दोनों चीज़ें उस टाइटल में है, जिस तरह से आप पढ़ना चाहें उसमें कहानी भी है और उसमें मैसेज भी है, इसीलिए ये टाइटल मेरे ख्याल से बहुत ही एप्ट है। अनुज जी, आपने कहा कि प्यासी निगाहें करनी करा आपने 80s या पता नहीं किस में, आपकी निगाहों के बारे में थोड़ा बताइए, कितनी प्यासी रही उस समय और क्या क्या कुछ करना पड़ा? आपने कहा बहुत कुछ करना पड़ा, क्या क्या था? अब मैडम वो तो एक पूरा लंबा पूरा ही आपका सेशन ही ख़त्म हो जाएगा। ज़ाहिर है 5 दिन का काम था, 9 दिन में हो गया, तो अब बहुत कुछ करना पड़ा, लेकिन गरीब को करना पड़ता है। ये तो स्टार हैं, हम तो जूनियर आर्टिस्ट की तरह आए थे, और बहुत कुछ करना पड़ा मैडम, बहुत 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 बहुत। मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरा डायरेक्टर जो है ट्रॉली शॉट लगाता था, और ट्रॉली शॉट चलते चलते कभी कभी डायरेक्टर होते हैं ना, खुद कमेंट्री देते हैं, सो वो कहता था कि वहाँ पर लड़की है, यहाँ पर तुसी हो, ते अपना ट्रॉली लगाई है मैंने, ते ट्रॉली चुम्मी 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 होल्ड ते चार्ज करो एथे बस ते जाके। करना पड़ता है जी, करना पड़ता है। नसीर सर, आपसे यहाँ पे सवाल है सीधा आपके सामने। अनुज जी ने तो अपने धर्म संकट के बारे में बताया कि कैसे उनकी फिल्में, उन्हें कई सारी फिल्में ऐसी करनी पड़ी जो धर्म संकट में फंस गए। मैडम कई सारी नहीं, एक को ही किया। अच्छा मत करो भाई। अच्छा, एक फिल्म आपने बताया जैसे। नसीर सर, आपसे जानना चाहेंगे, कभी आप भी ऐसे धर्म संकट में फंसे हो जहां आपकी मजबूरी बन गई हो, इच्छा नहीं वो फिल्म करने की? नहीं, कभी नहीं। मैं जो भी मैंने फिल्म की है अपनी मर्जी से की है, और ये सोच के की है कि कुछ मज़ा आएगा। अक्सर 2 दिन में ही पता चल जाता है
कि कितना मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा। लेकिन धर्म संकट में कभी भी नहीं रहा कि ये फिल्म करूं या ना करूं। और माशाल्लाह काफ़ी सारी बुरी फिल्में मैंने भी की हैं। उनकी फहरिस्त काफ़ी लंबी है। उन बुरी फिल्मों का चुनने का कोई रीज़न, जैसे हमने कई सारी फिल्में देखी हैं जो आपने बेहतरीन फिल्में भी की हैं, तो कुछ ऐसी फिल्में भी की हैं हमें लगता है कि नसीर सर ने ऐसी फिल्में क्यों की? हाँ, अब मुझे लगता है कि वो ये जो दूसरी टाइप की फिल्में जो आप मेंशन कर रही हैं वही आपने देखी होंगी। क्योंकि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं आप डर्टी पिक्चर जैसी फिल्में मत किया कीजिए, तो मैं कहता हूँ आपने देखी डर्टी पिक्चर? हाँ देखी ना, 3 बार देखी। by the minute. Just wait till this interview is over. परेश जी, आपसे भी एक सवाल है। ओ माय गॉड जब आई थी तो लोगों का नज़रिया पूरी तरह से फिल्म ने बदल दिया था धर्म को लेकर। उसके बाद फिर पीके आई, उसने भी नज़रिया बदला। अब ये फिल्म जो है वो किस तरह से नज़रिया बदलेगी? और लगता है कि पूरी तरह से लोग चेंज हो जाएंगे जो धर्म को लेकर कई सारी बातें करते हैं? मुझे नहीं लगता कि फिल्मों की वजह से समाज के अंदर कोई इतना मैसिव चेंज आता है, लेकिन ऑफ कोर्स लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि सोचे लोग कि, क्योंकि मुझे पीके के अंदर एक बड़ा अच्छा सीन लगा था कि थप्पा कहाँ है, जब वो बच्चों के वार्ड में जाके कहता है कि थप्पा कहाँ है, बड़ा बेहतरीन सीन है। दैट सेज एवरीथिंग, दैट सेज एवरीथिंग। परेश जी, मेरा सवाल आपसे है कि ज़्यादातर देखा जाए धर्म के ऊपर जब भी कोई फिल्में बनती है तो देखा जाता है कि कई बार कई लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हैं, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो इरादा ये है कि सेंटिमेंट्स को हम हर्ट करने निकले नहीं हैं, आपको आईना दिखाने निकले हैं, मिरर दिखाने निकले कि समाज के अंदर जो हो रहा है, फिल्मों की वजह से समाज में असर नहीं होता। समाज में जो चल रहा है वो फिल्मों में ज़रूर आता है, वो होता है, लेकिन हम मिरर दिखा रहे हैं। इसकी वजह से किसी को विचलित होने की या व्यथित होने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ ना कुछ तो चल रहा है हमारे समाज के अंदर, हम सब जानते हैं, तो जितना अच्छा हो जाए उतना बेहतर है, और कुछ नहीं। परेश जी, आपने अपने फिल्मों में अभिनय के ज़रिए आपने कई धर्म गुरु हो गए या फिर बाबा हो गए, उनकी असलियत को दिखाने की आपने काफ़ी कोशिश की है। कभी किसी से कॉल आया, कहीं आश्रम से या किसी बाबा से आपको कॉल आया कि आप क्या कर रहे हैं, ऐसा कुछ? नहीं जी, किसी का कॉल आया नहीं है। सब लोग यही कहते कि उन लोगों को ये नहीं करना चाहिए। उन लोग, मैंने पता नहीं कौन है, फिक्टिशियस लोग कौन है, सबसे पूछो कि उन लोगों को ये नहीं करना चाहिए। तो ये जो है वो उन लोगों का कॉल अभी तक आया नहीं है। अजीत जी, my question is for you. I'm here. Hi. What makes you produce such unconventional films like Bhag Milka Bhag, or for that matter Queen, and now we have Dharam Sankat mein? What is that one thing that you see in the script or the story of the film that makes you decide that yeah, I will produce this film? See, we are in the business of cinema, so we are in search of commerce. If you do a certain kind of films, I don't think you will find commerce in them. You might find a lot of loud noise, you might find a lot of, fame, you might get noticed more, but I think if you have to find commerce, you have to find films which will have a value far higher than what they are, on paper. And I think that's one reason clearly. So if you have to be successful in this business, you have to be doing something different. So I think that is the first thing, innovation. B, I think that's been the very strategy, for Viacom 18 from the very beginning, which is why our very first film, you look at Tanu Weds Manu till the last film, we've been doing that. I think the other thing is we are also mirroring the change in the society. With multiplexes, I think there is a lot of audience which has now come about, which appreciates content and good films and not necessarily only, star power. So I think that's something which excites us and motivates us to find subjects, to find talented new people who will bring things to us and give us a new direction. And I think cinema has to do something new. I think as a creative medium, the responsibility of cinema is really to do something new, something exciting. And I think that if it is working well commercially, I think nothing better than that for the industry. अजीत, आपके लेफ्ट है, आपके लेफ्ट डायगोनल है। अच्छा अजीत, ऐसी जो फिल्में होती हैं ये रिकवरी पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब कितनी वायबल होती हैं? आई थिंक मैंने भी वही कहा कि ये फिल्में बहुत वायबल होती हैं क्योंकि ये अपने वेट से बहुत ज़्यादा ऊपर पंच करती हैं। तो ये फिल्में सीधे देखने वालों से जुड़ने की कोशिश कर रही हैं
और इनको बनाने में जिस तरह की हम बात करते हैं कि भाई अगर आप कॉस्ट की बात करें तो हम बहुत सारी जो दूसरी चीज़ों से जूझते हैं बड़ी फिल्में बनाने में, वो हम यहाँ नहीं जूझते हैं। तो इसलिए आई थिंक ये इक्वेशन जो है इट वर्क्स मच बेटर। And I think, as I said, commerce apart, I think the audience is also, looking for new stuff. The audience is changing, and I think we need to respond and stay ahead of that curve. And that's why such films, And I also want to mention Trignomedia. I mentioned Fuad, but I think Trignomedia also उन लोगों के लिए भी ये डेब्यू फिल्म है। तो एक चीज़ जो हम करते हैं, नए लोगों में हम लोग नए टैलेंट में नई कहानियाँ ढूंढते हैं, और जब नए लोग नया सुर लेके आते हैं तो कोई नया गीत बनता है, और उसमें शायद फिर हम लोग अपनी सक्सेस ढूंढते हैं। So that's what we look to do. और अनु सर, आपसे एक सवाल था कि जो स्टार पावर है, मतलब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में रूल करती रही है, तो वो स्टार कल्चर आप लोग कितना मतलब देख रहे हैं कि वो कम हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, या स्टिल अभी वो रूल करेगा स्टार पावर? हाँ, मतलब आप तीनों के व्यूज़ चाहूँगा मैं तो। भाई स्टार तो दोनों हैं, हम तो जूनियर आर्टिस्ट हैं। सो कॉल्ड स्टार्स। देखिए वो तो हमेशा ही रहेगा, और इट कांट बी विश्ड अवे, बिकॉज हम जो भी अपनी जिम्मेदारी समझें संजीदा फिल्में बनाने की, बट द फैक्ट इज़ के दे आर ऑल्सो मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर मिलियंस ऑफ पीपल। तो उस तरह की फिल्में तो हमेशा ही बनेंगी, और अब 300 करोड़ कमा रही हैं, अगले साल 400 कमाएंगी, फिर 500 होपफुली, क्योंकि तादाद बढ़ती जाएगी और सिनेमा हाउसेस की तादाद भी बढ़ती जाएगी, जितनी जगह फिल्में रिलीज़ होती हैं वो भी बढ़ता ही जाएगा। लेकिन हम लोग जो चाह रहे हैं टू मेक अ डिफरेंस, और हमारी ज़िंदगी में वो डिफरेंस होगा नहीं, इस बात को भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, बट हमारी जिम्मेदारी है इस तरह की फिल्में करते रहना। And as Ajit said, which I think one of the things which he neglected to say is कि it's very important कि ये फिल्में इकोनॉमिकली बनाई जाएं from the point of view of recovery। क्योंकि अगर इस तरह की फिल्म 20 करोड़ में बनने लगी तो I don't think there is a chance of recovery, क्योंकि इस तरह की फिल्म की audience is a certain kind of audience, and word of mouth is what will help a film like this। So इसीलिए I am all for small budget content oriented films, और जो मल्टी स्टारर्स हैं वो तो बनते ही रहेंगे, और हम लोग भी उसका हिस्सा बन जाते हैं जब हमें ज़रूरत होती है बैंक अकाउंट को भरने की। तो फिर नसीर सर, हम मतलब आज के दौर को सबसे ज़्यादा आज़ाद माने कि इस किस्म की कंटेंट ड्रिवन फिल्में बन रही हैं जो 80s या 70s के वक्त में शायद मुनासिब नहीं थी? देखिए रेशियो वाइज उतनी ही बन रही हैं जितनी 70s या 80s में बनती थी, रेशियो वाइज, क्योंकि कहीं ज़्यादा तादाद में बन रही हैं फिल्में, कहीं ज़्यादा फिल्म मेकर्स हैं, उसी हिसाब से सीरियस फिल्म मेकर्स जो हैं वो भी उनकी तादाद भी उतनी बढ़ गई है। और बल्कि 70s से पहले भी ख्वाजा अहमद अब्बास साहब थे जो अकेले हिंदी ब्लैक एंड वाइट सॉन्गलेस फिल्में बनाया करते थे 1950s और 1960s में। चेतन आनंद साहब ने भी बनाई हैं, वी शांताराम साहब ने भी विडो री मैरिज और चाइल्ड मैरिजेस वगैरह के बारे में फिल्में बनाई हैं इन द 40s। तो बहुत कम लोग थे उस वक्त, एक जिया सरहदी थे शायद, शांताराम जी थे, उसके बाद एक ख्वाजा अहमद अब्बास साहब थे, चेतन आनंद साहब थे। 70s में कुछ तादाद, फिर बासु चैटर्जी आए वगैरह वगैरह, तादाद बढ़ गई। अब क्योंकि शायद उस ज़माने में अगर 5 लोग थे तो अब 50 हैं, लेकिन रेशियो वाइज परसेंटेज उतनी ही छोटी है। मिस्टर राहुल, आलोक हियर फ्रॉम OFM, आपके सामने हूँ। ओ माई गॉड की आपका मैसेज गया लोगों तक। अभी आप सेम टाइप की ही कुछ फिल्म कर रहे हैं जिसका एक और विषय है, मतलब ढांचा वैसा ही, तो अभी कुछ डिफरेंस है या आपने, और लोग आपके ऊपर तंज भी कसेंगे अलग अलग धर्म के लोग अभी आने वाले दिनों में, कंट्रोवर्सीज होंगे? आपका सवाल समझा, कंट्रोवर्सी को लेकर? हाँ, नहीं, कंट्रोवर्सी जैसा तो इसमें कुछ है ही नहीं। ओ माय गॉड के अंदर कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी, हमने तो यूँ समझिए कि कुछ दिखाया ही नहीं था, ये समझ लीजिए। जो मटेरियल हमारे पास है उसके मुकाबले तो हमने कुछ दिखाया ही नहीं था, और इसमें भी कोई कंट्रोवर्सी वाली बात। इसके अंदर आप देखिए मैसेज तो देखिए कितना बेहतरीन मैसेज है कि अल्टीमेटली आप इंसान हैं, हिंदू हो या मुसलमान हो, जो भी कुछ, अल्टीमेटली आप इंसान हैं। लेकिन कहने का तरीका, जैसा नसीर साहब ने कहा कि कॉमेडी अंदाज हो तो क्या होता है कि लोगों को बात गले उतारने में तकलीफ नहीं होती है। जैसे ऑस्कार वाइल्ड ने भी कहीं पे कहा है कि अगर किसी को सच्ची बात करनी, जरा कॉमेडी अंदाज से कहिए तो तीखी नहीं लगेगी और लोग आपको मारेंगे नहीं।
तो ये एक अंदाज़े बयां होना चाहिए, तो वो हिसाब से है। मुझे नहीं लगता कोई कंट्रोवर्सी वाली बात है। कुछ आजकल अल्फाज होते हैं जिनको सेंसर आजकल काफ़ी सख्त हो गया है, वो छोटे छोटे शब्दों को भी बैन कर जा रहा है, तो उस पर आपकी कितनी नज़र रहेगी? नहीं, आई डोंट अग्री टू दैट, आई डोंट अग्री टू दैट। मुझे तो ये नो स्मोकिंग वाली स्लाइड से भी सख्त नफरत है। आपको अगर नो स्मोकिंग की स्लाइड रखनी है तो आप उसका प्रोडक्शन बंद करवा दीजिए, आप आईना मत पहुंचिए, मुंह धो लीजिए, ये करना चाहिए। कोई किसी का खून करता है तब कोई नोटिस नहीं आता कि किसी के खून करने से भी आपकी सेहत को खतरा पहुंच सकता है, या कोई रेप करता है तब नहीं आता नोटिस। इनफैक्ट मैं तो सोच रहा हूँ कि एक फिल्म अगर कभी बनाऊंगा तो मैं हर ऐसे सीन में एक नोटिस दूंगा। मिस्टर रावल, एक और सवाल था कि ये कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है, तो इस विषय के बारे में कुछ बताएं कि मैं यार मुझे पता चला कि मैं मुस्लिम था नहीं, मज़ा इस बात का है कि किस तरह से पूरे प्रॉब्लम को देखा गया है, कैसा थ्रिलर बना है। एक तो या तो थ्रिलर फॉर्मेट होती है या एक कॉमेडी फॉर्मेट होती है, जिसके अंदर बात कहने में मज़ा आता है, इंटरेस्टिंग होती है, अरेस्टिंग होती है, उसका टेम्पो बना रहता है, स्क्रीन प्ले के अंदर भी मज़ा आता है। वरना क्या होता है, सीधा सीधा प्रीची हो जाता है और बोरिंग हो जाता है, क्योंकि ये बात तो बरसों से हम कहते आ रहे हैं। हमारे वहाँ वो तो हम सुधरे नहीं हैं, धर्म के नाम पे मरने मारने को तैयार है, लेकिन धर्म जो कहता है वो करने को तैयार नहीं है हम लोग। तो ये इसके अंदर जो कॉमेडी अंदाज जो है, जिस तरह से बात को रखा गया है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, एंड दैट इज द आई थिंक मेन पॉइंट की फिल्म एक्सेप्ट करने के लिए। हाय, हियर आई हैव अ क्वेश्चन फॉर ऑल द थ्री एक्टर्स दैट परेश जी, अनु जी, नसीर साहब यहाँ पे आपके राइट हैंड साइड में। Yeah. So basically, the film comes out as a comedy, and it, like a comedy's take on religion, if we have to look at it. What do you have to say about, like there are bodies like a Hindutva party, with whatever comes out, they point out at the actors, and it becomes a strategy for them, and they put some case against that. So how would you guys fight against such things, and what is your take about like the films and movies being targeted by such bodies? It's not just films and movies, it's a whole lot of areas of free speech which are being targeted. So one has to resist that as much as possible. Hopefully there will not be any controversy over this movie, but if there is, I'm sure that all of us are willing to stand by what the film says. There's no end to it, and I just hope that we are lucky that it doesn't suit anybody's convenience to cause trouble for us, because most of the time that's what it's all about. The people who run hair saloons, you can't refer to them by the name they've been called by for hundreds of years. The people who stitch your shoes cannot be called by the name they've been addressed by for hundreds of years. Next it'll be the doctors who will say, don't call us doctors. The lawyers will say, don't call us lawyers. If you have a film satirizing lawyers or satirizing doctors or satirizing engineers, it's just absolutely absurd. This higher moral ground that anybody who decides to cause trouble and get his name into the newspapers, some idiot in Jamshedpur will stand up and the case against Shah Rukh Khan. I mean, what does he hope to achieve by that except by getting his name in the papers? Paresh ji and Anu Sahab, if you could just add on to the same. As far as this film is concerned, this is a story of a man who goes through a conflict, a dilemma, after the revelation about his birth origin. Okay? So he tries to... There is no way this film mocks at any religion. Not at all. Not at all. ब्रिजिंग द गैप वाली बात है। मुझे लगता है कि अगर आप दूसरे धर्म को समझो, वहाँ ये हो रहा है, न किसी मुसलमान ने गीता पढ़ी होगी ज़्यादातर, और ना ही किसी हिंदू ने कुरान पढ़ा होगा, तो ये समझने वाली बात है। एक दूसरे को समझो, बाद में झगड़ा करो, लेकिन वो होता नहीं है हमारे वहाँ। लेकिन इंडस्ट्री को सर उनकी तरफ बंदूक जाती है कि खान्स की फिल्में मत देखो, इनको मत देखो, तो इस विषय पे आप क्या कहना है? भैया मैं तो सहमत नहीं। Easy actors are easy targets. It's as simple as that. फवाद, एक आपके लिए क्वेश्चन है। फोन आया आपका? अच्छा परेश का फोन आया होगा। अच्छा, नहीं अनु भाई का है, कोई बात। मैं भी सावधान हो गया। अच्छा, क्वेश्चन के साथ ही फोन आ गया। फवाद, ये कहानी कहाँ से आई, जहन में कहाँ से, बीच पॉइंट क्या था जो फिल्म बनानी चाहिए यार? Sajjad and Sharik had the rights to this British film called The Infidel, remake of that film. तो पहली फिल्म अपनी जिंदगी की आपने सोचा कि इस पर बनाया जाए? हाँ, क्योंकि मैं इस कॉन्सेप्ट को अपनी ज़िंदगी में जीता हूँ। मैं एक मुसलमान हूँ, हिंदू से भी है, मज़हबों को अच्छी तरह से जानता हूँ और ख़ुद एथियस्ट हूँ।
ये कहाँ से आपने सोचा कि यार इस कहानी को उठाई जाए जो ब्रिटिश फिल्म है? एक्चुअली 4 साल पहले हमने ये फिल्म देखी थी द इन्फिडेल, जो एक ब्रिटिश फिल्म थी, और शारिक और मैं वी वर वेरी इम्प्रेस्ड विद द फिल्म, विद द आइडिया ऑफ द फिल्म, सो वी बॉट द राइट्स टू रीमेक द फिल्म इन हिंदी. और फिर एज फवाद सेड, आई एम मुस्लिम मैरिड टू अ जूइश, शारिक इज मुस्लिम मैरिड टू अ ब्राह्मण एंड Bengali Brahmin, and Fawad is Muslim married to again Brahmin. So we all come from mixed marriages, and we've seen the nonsense that goes around in the name of religion. And this the Infidel, the core idea was very powerful, and that's why we decided to remake the film. We went to Mr. Kundan Shah, and Kundan sir helped us a lot. He's the creative consultant on the film, so he helped us develop the script along with his team of writers. And it took us about 2.5 years to develop the film, and then we were very lucky to have those 3 stalwarts who were sitting here who agreed to be part of the film. So that's how the film happened. शारिक, मुझे ये लगता है, मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है, शायद ज़्यादा ही कुछ ड्रामेटिक आइडिया ना हो, लेकिन स्कूल कॉलेजेस के सिलेबस के अंदर ये होना चाहिए कि भैया कुरान के बारे में भी समझाया जाए, गीता के बारे में भी समझाया जाए, बाइबल के बारे में भी समझाया जाए. ये सिलेबस के अंदर होना चाहिए. कम से कम लोगों की गलतफहमी इस लेवल पे, जिस उम्र में गलतफहमी को आप ज़्यादा पाल लेते हैं, उस उम्र के अंदर कुछ क्लैरिटी आ जाए. बिल्कुल, कम से कम सारांश में तो बताया जा सकता है, बहुत ज़रूरी है. एक सवाल अजीत जी को. सर इधर राइट में आपके. सर हमारी फिल्मों की जैसे जैसे तादाद बढ़ी है, तो एक ग्रुप भी हिंदुस्तान में एक पैदा हुआ है जो फिल्म के 2 या 3 दिन पहले कहीं किसी भी कोने में याचिका दर्ज करवा देता है. तो लगता है आपको आपकी फिल्म के खिलाफ भी कहीं कुछ ऐसा हो जाए तो पहले से सावधान रहें? देखिए, एज ए स्टूडियो हम इस राह पे कई बार चल चुके हैं. जैसे मैंने कहा कि वो ओ माय गॉड भी हम लोगों ने की थी, तो हम उस तरह से हर तरीके से तैयार रहते हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी सामने आए तो हम उससे उस तरह से डील करें. पर जैसे उन्होंने कहा, मेरे ख्याल से इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी को इवन याचिका दायर करने की जद्दोजहद करनी पड़े. बहुत ही एक स्वीट मैसेज वाली फिल्म है, और आप जब फिल्म देखेंगे तो आप इसकी कॉमेडी एंजॉय करेंगे. तो मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं होना चाहिए. बाकी हम लोग बिल्कुल जो रूल्स हैं उसके हिसाब से चलते हैं. जो सेंसर है, सेंसर अगर फिल्म क्लियरली अप्रूव करता है तो ही फिल्म दिखाई जाती है. तो ये बहुत मेरे ख्याल से एक सीधी सी चीज़ है. बाकी याचिका अगर आपको दायर करने का मन है, कुछ कुलबुलाहट है, तो इस देश में मुद्दे तो कम है नहीं. हमारी फिल्म तो फिर छोटी सी फिल्म है. I would like to elaborate on this, that the Honorable Supreme Court has passed a judgment of comprising 3 benches that any insignificant petition filed by someone in Jamshedpur or Aligarh will be thrown in the dustbin. This is the latest ruling by the Honorable Supreme Court. कि आप किसी को परेशान करने के लिए, just to take some kind of revenge, just to get some kind of arm twisting or some kind, to get some kind of publicity, they will not. The Honorable Court will not, from the SDM Session Court up to the Supreme Court, they will not enter these kind of PILs or public litigation case. Sharik. Well, my question is for the 3 actors on stage, Paresh sir, Nasir sir and Anu sir. Sir, tomorrow is Women's Day, but here in India, we all know about the documentary India's Daughter being banned. What are your takes on it? I just want to know what are your views, because do you think it should be like available for the people to watch it, because it's been banned on YouTube also, and like BBC has been I find it impossible to understand why it has been banned. I have not seen the film, but I happen to be aware of its contents. I heard the interview with the lady who made the film, who herself is a rape victim and has made this film. I dare say she understands the pain of a rape victim. And I think this movie should be seen. It is completely beyond comprehension why it has been banned, because it shows up the mindset of a person like this, and it's very important that we understand it. Because a lot of us suffer from the same malady. A lot of old uncles and old people make these kind of remarks without being contradicted or without being castigated. The kind of remarks that this person has made, the person who's the convicted rapist, he's a person who has nothing to lose, so he feels he can have his say, and what he has said is really, really revealing about a majority of the male mindset in our country. I think this ban should be revoked, and I think this film should be seen in India. नसीर भाई, मेरा एक बहुत बेसिक कहना है, मैंने भी शेयर किया ये बात. I've seen the film, and it's an eye opener. मैं मेरे भाई साहब जो हैं उनसे उस चीज़ को एंडोर्स करना चाहता हूँ
कि हिंदुस्तान का प्रजातंत्र, हिंदुस्तान की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सब बातें पेपर के ऊपर हैं। जब तक हमारा प्रजातंत्र अपने इम्प्लीमेंट करना नहीं सीखेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। हर एक व्यक्ति को ये फिल्म हमारे बच्चों को स्कूल में दिखाई जानी चाहिए। एक पुरुष चित्त ने जिस तरह से उस बच्ची को डिस्क्राइब किया है, बाय द वे मैं 2013 में मुझे तो कभी पुरस्कार ऐसे मिले नहीं ऐसा कोई, लेकिन एक मौका ऐसा आ गया था कि मुझे अवार्ड मिला था, तो मैंने उसी बच्ची को समर्पित कर दिया था और मैंने कहा था कि ये स्पीच तुम मेरी काट लोगे। मैंने निर्भया को समर्पित किया था, मेरा बेस्ट एक्टर जो भी अवार्ड मिला था मुझे। तो ये पुरुष चित्त जो है, भारतीय पुरुष चित्र जो है, वो भारतीय जो समाज है जहां हमारी बच्चियों को यह सिखाया जा रहा है कि डोंट गेट रेप्ड, लेकिन हम हमारे पुरुष बच्चों को नहीं सिखाते कि डोंट रेप। ये जो मेंटालिटी है, और ये सिर्फ भारत समाज में, भारत 16 देवियों के रूप में हवन करते हुए देवियों का पूजा करता है। आपने देखा होगा, अगर आप लोग हिंदू हो तो बैठा 16 देवियां और नवग्रह रखे जाते हैं, 16 देवियों की पूजा करता है, लेकिन अपने इमेजिनेशन में, अपनी माइथोलॉजी में। लेकिन जब यथार्थ आता है तो हमारे यहाँ हर बच्ची, हर बहू, हर बेटी, हर बहन प्रताड़ित की जाती है, दूषित की जाती है और अपमानित की जाती है समाज के अंदर, जो अपने आप को कहता है कि हम 4000 साल पुराना समाज है, हमारी संस्कृति बड़ी महान है। ऐसी संस्कृति को चूल्हे में डाल देना चाहिए जो स्त्री को ऐसा निरादर करने के लिए तैयार हो। ये स्कूल, कॉलेज, हर जगह ये पिक्चर दिखाई जानी चाहिए ताकि हमारे बच्चों को समझ में आए कि वो क्या मुकेश सिंह नाम है, कैसे पास कर रहा है। मैं सिर्फ इससे इतना पूछना चाहता हूं, उसने कहा बच्ची जो शाम को जा रही है उसके साथ वो क्या उम्मीद करती है, तो मैंने कहा कि तूने जो कहा है तो क्या तुझे कैस्ट्रेट कर दें? काश ये सऊदी अरेबिया होता तो ऐसे बयान भी नहीं आ पाते कभी। हर एक को देखनी चाहिए ये, मैं तो अपने बच्चों को दिखाना चाहता हूं ये, ताकि आगे आने वाली नस्ल जो है समझे कि अब जमाना बदल गया है, और ये भी उनको समझाए कि स्त्री का अपमान अभी नहीं हो रहा है दोस्तों, ये 4000 साल से स्त्री इसी तरह प्रताड़ित और दूषित और अपमानित की जाती है। शारिक, एक लास्ट क्वेश्चन, शारिक के लिए एक लास्ट क्वेश्चन। Paresh sir, your comments. एक लास्ट क्वेश्चन। What are your views on this? On the documentary being banned. My reaction? Yes sir. मैं तो मानता हूँ कि दिखानी चाहिए, क्योंकि हम कम से कम विचारधारा तो नहीं कह सकते, लेकिन इस किस्म के जो बंदे होते हैं उसका माइंडसेट तो हम समझे। अगर नथुराम गोडसे को आप अदालत में खड़ा करके उनका बयान सुन सकते, उनका बयान ले सकते, उनका बयान आप ये भी कैसे प्रकाशित कर सकते, तो ऐसे लोगों का भी बयान आना चाहिए, देखना चाहिए, लोगों को दिखाना चाहिए कि ऐसे भी लोग होते हैं। तो ये इसमें कुछ मुझे नहीं लगता कि कोई बुरी बात है इसके अंदर। और शारिक लास्ट क्वेश्चन है। It's assuming that everybody in this country is a moron who's going to be affected deeply by what they see. Let the people see what they want to see and make up their own minds. शारिक लास्ट क्वेश्चन, जैसे कि मैं कुछ समय के पहले जब शो शुरू हुआ उसके पहले मैं बात कर रहा था डायरेक्टर साहब से, उन्होंने कहा कि 2 सीन ऐसे बताइए जो इस फिल्म में वाकई हमारे जहन में रह जाएंगे और जब बाहर निकलेंगे तो याद रहेंगे और अपने पड़ोसी को बताएंगे। आई थिंक क्लाइमैक्स, क्योंकि क्लाइमैक्स में जो बात हम लोग कह रही है, जो पूरा जो संक्षेप है पूरी पिक्चर का क्लाइमैक्स में आता है इन टर्म्स ऑफ व्हाट परेश कैरेक्टर कम्स आउट एंड सेज, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। और एक सीन नहीं है, पर देयर इज अ होल मोन्टाज सीक्वेंस जहाँ पर परेश जी के कैरेक्टर हिंदुज़म के बारे में और इस्लाम के बारे में सीख रहे हैं, एंड दैट वी केप्ट इट इन अ वेरी कल्चरल स्पेस, एंड पार्ट ऑफ दैट यू सॉ इन द प्रोमो ऑल्सो। आई थिंक दैट इज समथिंग दैट एवरीवन विल रियली एंजॉय, that basically is the same thing just with different prisms that we look at religion. Thank you, बहुत बहुत शुक्रिया नसीर भाई।